कभी कभी कुछ महिलाएं मौज मस्ती के चक्कर में खुद अपने हाथों से बसी बसाई खुशहाल गृहस्थी उजाड़ लेती है। काश इस बात को मंजू समझ पाती तो शायद उसे ये दिन नहीं देखने पड़ते। नमस्कार दोस्तों, यह दिल दहला देने वाली घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक गांव की। उस दिन 21 अप्रैल 2021 की सुबह के 6 बजे थे। तभी सबरा रामपुरा गांव के रहने वाले राकेश ओझा के घर से रोने की आवाज आने लगी। उस घर में एक महिला जोर जोर से रोती हुई बोल रही थी, अरे मेरे भाग्य फूट गए, मेरे पति ने खुद को फांसी लगा ली, कोई आओ इन्हें बचा लो। इस तरह से रोने की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग राकेश ओझा के घर पर पहुंच गए। तब तक मृतक राकेश ओझा की पत्नी मंजू ओझा ने पंखे की हुक से साड़ी के फंदे से झूलते मृत पति को नीचे उतार लिया था। राकेश ओझा की लाश के पास ही उसकी पत्नी मंजू सिसक सिसक कर रो रही थी। राकेश का बड़ा भाई राजकुमार ओझा भी यह खबर सुनकर वो जल्द ही वहां पहुंच गया। वह भी भाई की अचानक मौत से आश्चर्य में पड़ गया था। तभी राजकुमार ओझा ने यह सूचना थाना कालबाड़ में दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस जांच करते हुए घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली। मृतक की पत्नी मंजू ओझा से भी पूछताछ की गई। मंजू ने बताया कि पता नहीं कब रात में राकेश ने साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली। आज सुबह जब मैं उठकर कमरे में आई तो इन्हें फांसी पर लटका देखकर उतार लिया कि ये शायद जिंदा होंगे, मगर ये तो मर चुके थे। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। पुलिस ने वहां मौजूद मृतक के भाइयों और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। आसपास के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि राकेश आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। उसी जगह पर मंजू भी रोने का नाटक करते हुए पुलिस की बातों को गौर से सुन रही थी। पुलिस वाले जब चुप होते तभी वो रोने लगती थी, और जब पुलिस वाले आपस में बात करते तो मृतक की पत्नी मंजू चुप होकर उनकी बातें सुनने लगती थी। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने इस संदिग्ध घटना की खबर अपने उच्च अधिकारियों को देकर आगे की कार्यवाही के लिए ऑर्डर मांगी। पश्चिम जयपुर के डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, झोटबाड़ा एसीपी हरिशंकर शर्मा ने कालबाड़ थाना प्रभारी से राकेश ओझा की संदिग्ध मौत मामले की पूरी जानकारी लेकर उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने घटनास्थल की छानबीन करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद सबको परिवार वालों को सौंप दिया गया। मृतक राकेश का शव लेकर उसकी पत्नी मंजू ओझा ने अपने देवर जेठ वगैरह और 3 बच्चों के साथ अपने पति के पुश्तैनी गांव रुआरिया मुरैना आ गई, और फिर रुआरिया गांव में राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहा जाता था राकेश ओझा एक बेहद जिंदा दिल इंसान था। ऐसे में उसके इस तरह से आत्महत्या करने की बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। राकेश ओझा की मौत पुलिस को तो शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी। उसके बाद पुलिस को जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो उनका शक यकीन में बदल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राकेश को गला घोंट कर मारा गया था। तब डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने एक टीम का गठन किया और उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द राकेश ओझा के केस को सोल्व करके हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस टीम में एसीपी हरिशंकर शर्मा, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी और कई पुलिसकर्मी शामिल किए गए। इस टीम का कमान एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत के हाथों में सौंपा गया। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद लेने के साथ साथ मृतक के पड़ोसियों से भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तभी पुलिस टीम को किसी से मालूम पड़ा कि मृतक की बीवी मंजू के पड़ोस में रहने वाले बीरेश उर्फ सोनी ओझा से अवैध संबंध थे। राकेश और बीरेश ओझा अच्छे दोस्त थे और दोनों पीओपी का ही काम करते थे। बीरेश अक्सर राकेश के घर पर आ जाता जब वो घर पर नहीं होता था। लोगों का यहाँ तक कहना था कि जब भी राकेश घर पर नहीं होता तब मंजू और बीरेश कमरे में जाकर बंद हो जाते थे।
पुलिस को ये सब जानने के बाद मंजू और बीरेश ओझा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स देखा तो पता चला कि जिस रात राकेश की हत्या हुई थी उसी रात के 10 बजे मंजू और बीरेश ने मोबाइल पर बात की थी। इसके बाद भी हर दिन दोनों के बीच कई बार बात होती रही। राकेश की हत्या से पहले भी उन दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। पुलिस को यह पक्का सबूत मिल गया था कि राकेश की हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या के रूप में बदलने के लिए एक प्लान बनाया गया था। इसके बाद पुलिस ने जब बीरेश ओझा को गिरफ्तार करने पहुंची, मगर वो घर से कहीं बाहर चला गया था। कुछ दिनों के बाद वह जैसे ही अपने घर पर आया तभी कांस्टेबल सुनील कुमार को इसकी सूचना मिल गई। तभी पुलिस 27 अप्रैल 2021 को उसे गिरफ्तार कर लिया। बीरेश से पूछताछ के लिए उसे थाना कालबाड़ लाया गया। पूछताछ में वह अधिक देर तक पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाया और अपनी प्रेमिका मंजू ओझा के कहने पर राकेश ओझा की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू को भी गिरफ्तार कर लिया। मंजू ओझा और बीरेश ओझा से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई, जो जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले आपको 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फिर आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राकेश ओझा मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रुआरिया गांव का रहने वाला था। वह काफी समय पहले गांव से जयपुर आ गया था और यहीं पर पीओपी का काम धंधा करने लगा था। राकेश की शादी मंजू से हुई थी। मंजू गोरे रंग की सुंदर नए नक्श वाली खूबसूरत युवती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही राकेश अपनी पत्नी मंजू को भी अपने साथ जयपुर ले आया था। राकेश अपनी बीबी के साथ तीजा नगर इलाके के सबरामपुरा में एक किराए का मकान लेकर रहने लगा था। समय के साथ मंजू 3 बच्चों की मां भी बन गई थी। इनमें से एक बेटी और 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 7 साल, 4 साल और 2 साल है। राकेश पीओपी का एक अच्छा कारीगर था। इस कारण से राकेश की मजदूरी भी अच्छी थी। वह महीने के 20 से 25 हजार रुपये आराम से कमा लेता था। इस वजह से उसके परिवार का गुजर बसर भी अच्छे से हो जाती थी। राकेश का छोटा भाई घनश्याम और बड़ा भाई राजकुमार भी जयपुर में ही काम करते थे। ये दोनों भी अपने अपने परिवार वालों के साथ अलग अलग किराए के घर में रहते थे। राकेश के पड़ोस में ही बीरेश उर्फ सोनी ओझा भी रहता था। बीरेश भी पीओपी का ही काम करता था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। बीरेश कुबारा होने के साथ हैंडसम भी दिखता था। दोस्त होने के नाते वह राकेश के घर आने जाने लगा था। बीरेश की नज़र जब राकेश की बीबी मंजू पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन का दीवाना हो गया। मंजू की उम्र तो उस समय 33 वर्ष थी और वह 2 बच्चों की मां भी थी। इसके बावजूद भी उसकी उम्र 20-22 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। मंजू का गोरा रंग और मादक बदन बीरेश की निगाहों में नशा जैसा चढ़ गया, जिसके बाद वह मंजू के इर्द गिर्द मंडराने लगा। बीरेश अक्सर मौका पाकर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आ जाता था और मंजू की खूबसूरती की तारीफें करता रहता। मंजू भी उसके अंतर्मन को समझ गई कि आखिर बीरेश उससे क्या चाहता है। राकेश अधिकांश समय अपने कामों में बिता देता था और जब रात को घर लौटता तो खाना खा पीकर सो जाता था। इस तरह से राकेश अपनी पत्नी की इच्छा पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसे में मंजू ने अपने उम्र से 6 साल छोटे बीरेश के साथ नज़दीकियां बढ़ाई और फिर अपनी इच्छाएं को पूरी करने लगी और इसी तरह से ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। बीरेश नई उम्र का जवान लड़का था, ऊपर से वह कुबारा भी था। ऐसे में मंजू बीरेश को पति से ज़्यादा चाहने लगी थी। काफ़ी समय तक दोनों लुक छिप कर अपनी शारीरिक इच्छा की पूर्ति करते रहे। इस लुका छिपी खेल का किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन जब अक्सर राकेश के घर से जाने के बाद बीरेश उसके घर आकर दरवाजा बंद करने लगा तो अगल बगल के लोगों में कानाफूसी होने लगी। इसी दौरान मंजू तीसरे बच्चे की मां बन गई। मंजू और बीरेश की बातें
और दोनों के आपसी व्यवहार देखकर राकेश को उनके संबंधों पर शक होने लगा। एक दिन राकेश को किसी पड़ोसी ने इशारे में कहा कि तुम बीरेश से दोस्ती खत्म कर लो और उसका घर पर आना जाना भी बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद राकेश ने मंजू पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। ये सब देखकर मंजू की बौखलाहट बढ़ गई। मंजू की आंखों में अब उसके ही पति राकेश अब खटकने लगा था। एक दिन मौका पाकर मंजू अपने प्रेमी बीरेश से जाकर मिलती है। दोनों काफी दिनों के बाद मिले थे, जिसके बाद मंजू ने बीरेश से कहा, राकेश को हम दोनों के संबंधों पर शक हो गया है। वह तुमसे बात करने के लिए मना करता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। राकेश हम दोनों को एक साथ नहीं जीने देगा। तुम ही ऐसा कुछ उपाय करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी बीरेश कहता है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राकेश को रास्ते से हटाकर हम दोनों शादी कर लेंगे, जिसके बाद हम दोनों मजे से रहेंगे और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। यह सुनकर मंजू खुश हो जाती है और बीरेश से कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर यह राकेश के मौत के बाद ही संभव हो पाएगा। हम दोनों को मिलकर एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे कि राकेश की हत्या को आत्महत्या साबित कर सके, और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इन सभी बातों के साथ उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया। 20 अप्रैल 2021 की रात मंजू ने अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। इधर मंजू ने राकेश के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिस वजह से वह कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। उसके बाद रात के 10 बजे मंजू ने बीरेश को फोन करके घर पर बुला लिया। मंजू बीरेश को लेकर राकेश के रूम में पहुंच गई, जहां राकेश अपनी जिंदगी की आखिरी गहरी नींद में था। बीरेश ने राकेश के गले में कपड़ा लपेटकर जोर से कस दिया। वो थोड़ा छटपटाया, जिसके बाद हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा गया। राकेश की हत्या करने के बाद बीरेश और मंजू ने साड़ी राकेश के गले में लपेटकर उसके शव को पंखे की हुक से लटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने आत्महत्या की है। इतना सब करने के बाद बीरेश अपना घर आ गया और मंजू भी जाकर सो गई। प्लान के अनुसार अगली सुबह 6 बजे उठकर राकेश के कमरे में जाकर मंजू रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी रोने की आवाजें सुनकर आस पड़ोस के लोग और मृतक के भाई बंधु सभी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके पहले ही मंजू ने राकेश का शव को फंदे से उतारकर जमीन पर लिटा दिया था। इसके बाद इस घटना की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए राकेश ओझा हत्याकांड का खुलासा करती है। पुलिस ने बड़े भाई राजकुमार ओझा की तरफ से मंजू ओझा और बीरेश ओझा के खिलाफ धारा 302, 201 और 120B के तहत रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। आरोपियों से मोबाइल और गला घोटने का कपड़ा और साड़ी भी जिनसे फंदा बनाया गया था, उन सभी चीजों को पुलिस बरामद कर ली। पूछताछ के बाद बीरेश और मंजू को 28 अप्रैल 2021 को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।